Greetings 12th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. As you know, we have completed chapter The Crisis of Democratic Order and today we are going to do NCERT solution for the same. I hope chapter is completely clear to all of you, and if you have understood the chapter properly, you will be able to answer yourself also. So first question from you is asking, state whether the following statements regarding the emergency are correct or incorrect. आपको जस्ट ये बताना है कि आपको स्टेटमेंट्स जो गिवन है वो इमरजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है या इनकरेक्ट है. फर्स्ट इज इट वाज डिक्लेयर्ड इन 1975 बाय इंदिरा गांधी. तो बिल्कुल सही बात है. हम लोगों ने क्या पढ़ा था 25 जून 1975. मिडनाइट में क्या हुई थी, अनाउंसमेंट हुई थी बाय प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री. तो दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली करेक्ट दैट इट वाज डिक्लेयर्ड इन 1975 बाय इंदिरा गांधी. Second, it led to the suspension of all fundamental rights. आप लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा था तो आपने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा था कि सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया था, सस्पेंशन हो गया था. हम लोगों ने क्या पढ़ा, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, जिसके थ्रू हम लोगों के पास राइट्स होते हैं कि हम जुडिशरी के शेल्टर में जा सकते हैं अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट करता है, उनको सस्पेंड करता है. बट यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे वो वाला फ्रीडम भी, वो वाला राइट भी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वो भी क्या कर दिया था, उसका भी सस्पेंशन हो गया था. तो इट मीन सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो गए थे. वी हैव ऑल्सो अंडरस्टूड द सिचुएशन ऑफ द पीपल कि कितनी क्रिटिकल सिचुएशन में थे. गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलने की फ्रीडम थी नहीं लोगों के पास. इवन प्रेस पे भी पूरा का पूरा कंट्रोल था और सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को गवर्नमेंट ने स्नैच कर लिया था. Third is it was proclaimed due to the deteriorating economic condition. क्या ये जो इमरजेंसी हुई थी ये ऐसी पोजीशन की वजह से थी जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से थी? इकोनॉमिक कंडीशन वाज द फैक्टर, ऐसी वजह से हुई थी. तो दिस इज नॉट करेक्ट. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो इमरजेंसी का रीजन था वो क्या था कि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट लोगों की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रही थी, राइट? और कहीं ना कहीं वो डिक्टेटरशिप की फॉर्म में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रही थी. तो जब लोग अगेंस्ट में वॉइस अराइज करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हो चुकी थी, राइट? उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या होना शुरू हुआ कि अब कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी ये चाह रही थी कि उनका कंट्रोल होना शुरू हो जाए हर चीज पे. हालांकि अगर जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो थोड़ी खराब हुई, वी कांट डिनाई फ्रॉम दैट फैक्ट कि इकोनॉमिक कंडीशन खराब थी, बट क्या उसकी वजह से, इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से इमरजेंसी लगी थी? नो. रीजन क्या दिया था? रीजन ये दिया था कि कंट्री में इंटरनल डिस्टर्बेंस है, राइट? कंट्री का सिस्टम प्रॉपर्ली नहीं चल पा रहा है, इसलिए आर्टिकल 352 के अंडर इमरजेंसी लगी थी, राइट? आई होप क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ स्टेटमेंट डी, मैनी अपोजिशन लीडर्स वर अरेस्टेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी. पढ़ा था ना हम लोगों ने कि बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट कर दिया गया. और वैसे हमारी कंट्री में क्या होता है, हैबिस कार्पस, कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया तो विद इन 24 आवर्स इट इज मैंडेटरी टू रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर पर्सन इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट. बट यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे बोला गया कि कोर्ट के सामने रिप्रेजेंट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो लोग जो एक्शन ले रहे हैं, वो लोग जो वर्क कर रहे हैं, वो क्या है, दैट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ सस्पेंशन, इसलिए उनको अरेस्ट किया जा सकता है. और हम लोगों ने पढ़ा जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, अपोजिशन के जितने इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जो उसके अगेंस्ट में वॉइस अराइज कर रहे थे, सबको अरेस्ट कर लिया गया. तो लॉट ऑफ पीपल वर अरेस्टेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, राइट? उसके बाद सीपीआई सपोर्टेड द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी. क्या जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी उसने सपोर्ट किया था इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन को? सो वी हैव अंडरस्टूड यस कि उसने प्रोक्लेमेशन किया था, राइट? फाइन. आई होप चैप्टर यहां तक आपको कंप्लीटली क्लियर है. फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ वी आर कमिंग ऑन द सेकंड. Find the odd one out in the context of proclamation of the emergency. आपको ये बताना odd one सबसे अलग कौन सा है, राइट? तो अब देखो, the call for total revolution, ये किसका स्लोगन था, किसकी लीडरशिप में किया था हम लोगों ने? याद है ना, बिहार और गुजरात का कंटेक्स्ट हम लोगों ने स्टडी किया था जयप्रकाश नारायण के कंटेक्स्ट में, जब उनको एज आ लीडर लोगों ने क्या माना था कि दैट ही इज द अल्टरनेटिव ऑफ इंदिरा गांधी. याद आया? तो हमने क्या किया था, टोटल रेवोल्यूशन बोला था, राइट? तो टोटल रेवोल्यूशन दैट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू इमरजेंसी, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी. सेकंड, रेलवे स्ट्राइक ऑफ 1974, दैट इज ऑल्सो की, क्योंकि देखो रेलवे की स्ट्राइक, गवर्नमेंट की पोजीशन कैसी हो रही थी, पोजीशन ऐसी हो रही थी. हालांकि चीजें ना, इंसिडेंट्स कहीं ना कहीं क्या है, इंसिडेंट्स इमरजेंसी से थोड़े पहले और उसके बाद वाले इंसिडेंट्स हैं.
राइट अब देखो क्या है, रेलवे स्ट्राइक हम लोगों ने पढ़ी थी, जब लोगों ने बोला था कि हम वर्क नहीं करेंगे, बट बाद में उनकी 20 डेज की स्ट्राइक के बाद भी गवर्नमेंट ने उनकी किसी बात पे डिस्कशन नहीं लिया। राइट तो जो रेलवे की स्ट्राइक थी 1974 की, वो भी क्या थी, इसी से कनेक्टेड थी। समझ आ रहा है? उसके बाद जो स्ट्राइक, जो नक्सलाइट मूवमेंट था, नक्सलाइट मूवमेंट, इज इट कनेक्टेड टू दिस? हाँ जी, इज इट कनेक्टेड? मैंने आप लोगों को ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड पे बताया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड पे क्या हुआ था कि क्योंकि हमारी कंट्री में कुछ प्लेसेस ऐसे थे कि जहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ था, और कुछ प्लेसेस ऐसे थे जहां पर उसका इंपैक्ट पड़ा ही नहीं। तो जहां पर पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा, वहां पर नक्सलाइट की प्रॉब्लम हुई थी, नक्सलिज्म की प्रॉब्लम हुई थी। तो नक्सलाइट मूवमेंट, दिस इज नॉट कनेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। बाकी आप लोगों ने इलाहाबाद कोर्ट की वर्डिक्ट पढ़ी थी ना, जिसने क्या वर्डिक्ट दी थी कि इंदिरा गांधी ने इलेक्शंस में अनफेयर मीन यूज किए। क्यों अनफेयर मीन यूज किए? क्योंकि जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, इंदिरा गांधी ने उनको यूज किया था एज एन इंडिपेंडेंट ऑफिसर्स। याद आया? उसके बाद शाह कमीशन, द फाइंडिंग्स ऑफ द शाह कमीशन रिपोर्ट, ये भी पढ़ा था हम लोगों ने, शाह कमीशन की रिपोर्ट। अब ये क्या, इसके ऊपर डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। शाह कमीशन क्या था, ऑल्दो वी हैव डिस्कस्ड इट इन चैप्टर आल्सो। तो इनमें से जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट कनेक्टेड नहीं है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के साथ, दैट इज द नक्सलाइट मूवमेंट। आई होप सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब थर्ड आपसे पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग। आपको फॉलोइंग जो नीचे स्टेटमेंट्स गिवन है आपको मैच करना। देखो टोटल रेवोल्यूशन, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया किसकी वर्डिक्ट थी, जयप्रकाश नारायण की वर्डिक्ट थी, जब उन्होंने क्या बोला कि रेवोल्यूशन क्या होनी चाहिए, हर एस्पेक्ट पे होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन कर दिया, आपने सिर्फ सोशल रेवोल्यूशन कर दी। राइट, इट डजंट मीन दैट, बल्कि रेवोल्यूशन हर एस्पेक्ट्स पे होनी चाहिए ताकि वो पूरी की पूरी कंट्री के सारे एस्पेक्ट्स की ग्रोथ करवाए। दूसरा, गरीबी हटाओ। याद आया कुछ? हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अपोजिशन वाले भी रोल पढ़ा था ना, तो वहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अपोजिशन ने तो क्या स्लोगन दिया था कि इंदिरा हटाओ, बट उसके अपोजिशन में जब इंदिरा गांधी ने देखा कि जो अपोजिशन वाले हैं उन्होंने ग्रैंड अलायंस बनाया था ना, तो उन्होंने तो क्या स्लोगन दिया, इंदिरा हटाओ। बट इंदिरा गांधी अंडरस्टूड द पोजीशन ऑफ द कंट्री, और क्या फाइंड आउट किया कि अगर आप ये वाला स्टेटमेंट अडॉप्ट करोगे तो इससे बेटरमेंट कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए उन्होंने क्या किया, टारगेट किया वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, और इसीलिए उन्होंने स्लोगन क्या दिया, गरीबी हटाओ। एंड दैट वाज फ्रूटफुल फॉर हर ऑल्सो। उस इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पे, स्पेशली 1971 में, इतनी सीट्स कांग्रेस ने जीती थी जितनी पहले कभी नहीं जीती थी। राइट, उसके बाद स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट। याद आया हम लोगों ने कहां पढ़ा था, देखो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कहां पढ़ा, हालांकि ये गुजरात वाले बिहार वाले पार्ट में होगा, ठीक है। रेलवे स्ट्राइक, फर्नांडिस। राइट, हाँ जी, फर्स्ट टोटल रेवोल्यूशन बिहार, इसको एक बार करेक्ट कर लेना। टोटल रेवोल्यूशन किसका था, जयप्रकाश नारायण का था। गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी का था। स्टूडेंट प्रोटेस्ट ये बिहार में हम लोगों ने पढ़े थे, और रेलवे स्ट्राइक जॉर्ज फर्नांडिस। इसको प्लीज एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। फाइन। अब उसके बाद व्हाट वर द रीजंस व्हिच लेड टू द मिड टर्म इलेक्शंस इन 1980। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 1980 में दोबारा से मिड टर्म इलेक्शंस हुए। 1977 में इलेक्शंस हुए थे ना, जब हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा था दैट इन लोकसभा कांग्रेस वाज नॉट एबल टू विन द इलेक्शंस। राइट, तो 1980 में ऐसा क्या हुआ था जो रीजंस हो गए मिड टर्म इलेक्शंस के। तो अब देखो रीजंस कौन कौन से थे, जनता पार्टी लाइक डायरेक्शन, लीडरशिप एंड अ कॉमन प्रोग्राम। आप लोगों ने क्या पढ़ा कि जब गवर्नमेंट तो बन गई, हम लोगों ने चैप्टर में बड़े अच्छे से डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट तो बन गई, but was it enough to form the government only? Because that was also not easy task, na? Why is it was not easy task? Because the people were fighting for the authority of ministers, na? वो बोल रहे थे कि मेरे को मिनिस्टर बनाओ, वो बोल रहे थे मेरे को मिनिस्टर बनाओ। हम लोगों ने देखा था इवन फॉर दी प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी के लिए कन्फ्लिक्ट चल रहे थे। जो सीनियर लीडर्स थे हर एक पार्टीज के, वो खुद को ये बोल रहे थे कि दैट आई एम द एप्रोप्रिएट पर्सन टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। राइट, तो ऐसे में क्या हुआ, जनता पार्टी के बारे में क्या फील किया कि उसके पास डायरेक्शन की एक तो कमी थी, लीडरशिप अच्छी नहीं थी, और कॉमन प्रोग्राम उन लोगों के पास नहीं था। सब लोगों ने मिलकर एक टाइप से अलायंस तो बना दिया, लेकिन व्हाट आफ्टर दैट, क्योंकि ऐसा कोई कॉमन टारगेट था ही नहीं जिसको वो अचीव करने के लिए एफर्ट्स लगाएंगे। राइट, सेकंड, जनता पार्टी गवर्नमेंट कुड नॉट ब्रिंग अ फंडामेंटल चेंज इन पॉलिटिक्स इन पॉलिसीज परस्यूड बाय कांग्रेस। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि 1977 में जब इलेक्शंस हुए,
तो क्यों लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया जनता पार्टी से? क्यों दोबारा से 1980 में कांग्रेस आएगी? क्योंकि जब 1977 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी, सो पीपल वर हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दैट। क्योंकि लोगों के माइंड में क्या चल रहा था कि हमने कांग्रेस को डिफीट किया है, हमने इतने सालों से चलने वाली पार्टी को डिफीट किया है, तो नाउ व्हाट शुड बी देयर, द पॉलिसी शुड बी कंप्लीटली चेंज ना। एटलीस्ट जो हार्श पॉलिसीज थी दे शुड बी चेंज कंप्लीटली। बट जो कंट्री में एज इट इज चली आ रही थी ना चीजें पुरानी, दे वर कंटिन्यूअसली वर्किंग, उसमें कोई चेंज हुआ ही नहीं। और जब चेंज नहीं हुई पॉलिटिक्स में, पॉलिसीज में चेंज नहीं हुआ, तो फिर क्या हुआ, लोगों ने सोचना शुरू कर दिया दैट दिस पार्टी इज ऑल्सो द सिमिलर। आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ यूएसए पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो, राइट। तो सेम यहां पर भी हो रहा था कि शराब की 2 बॉटल्स है बट जिस पर लेबल अलग अलग लगा हुआ है और उनके अंदर मटेरियल एक ही डला हुआ है। तो पार्टीज हमारे यहाँ भी कंट्री में वही वर्क कर रही थी, कांग्रेस भी वही पॉलिसीज चला रही थी और अब जनता पार्टी ने भी वही पॉलिसीज चलाना शुरू कर दिया, राइट। थर्ड क्या हुआ, देयर वाज अ स्प्लिट इन जनता पार्टी एंड द गवर्नमेंट लेड बाय मोरारजी देसाई व्हिच लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी इन लेस देन 18 मंथ्स। फिर हमने क्या पढ़ा कि अब लोगों में ना स्प्लिट होना शुरू हो गए, राइट। हमने पढ़ा था ना कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होना शुरू हो गए। तो जब आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होंगे तो वी हैव अंडरस्टूड कि कांग्रेस का भी स्प्लिट हुआ था। अब जनता पार्टी में अगर डिवीजन होगा आइडियाज के बेसिस पे लोगों का, तो उसका भी स्प्लिट हो गया, राइट। और जो गवर्नमेंट थी जिसके हम लोग क्या पढ़े थे, प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे, मोरारजी देसाई। अब जब स्प्लिट होना शुरू हुआ तो उन्होंने क्या बोला, जो अपोज वाले पीपल थे, अपोज कर रहे थे गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, तो उन्होंने क्या बोला, हम अपना सपोर्ट वापस लेते हैं। वो स्प्लिट हुआ, जैसे स्प्लिट हुआ तो मेजोरिटी खत्म हो गई, समझ आया। और हमारी कंट्री में क्या होता है, हमारी कंट्री में गवर्नमेंट बनने का मतलब है दैट पर्टिकुलर पार्टी और दैट अलायंस, दैट कोलिशन शुड हैव मेजॉरिटी इन द लोकसभा, राइट। बट यहां पे क्या हुआ, जैसे ही सपोर्ट वापस हुआ तो क्या हुआ, जो मेजॉरिटी थी वो खत्म और गवर्नमेंट 18 मंथ से कम टाइम पे खत्म हो गई, कोलैप्स हो गई, राइट। उसके बाद चरण सिंह गवर्नमेंट, फिर हमने क्या पढ़ा था, चरण सिंह की एक टाइप से लीडरशिप में दोबारा से गवर्नमेंट बनाने की कोशिश हुई। चरण सिंह को सपोर्ट किसने किया था, कांग्रेस ने। एंड आई हैव टोल्ड यू दैट वाज आल्सो पॉलिटिकल स्टंट, क्योंकि कांग्रेस क्या चाह रही थी, कांग्रेस यही चाह रही थी कि कैसे भी करके इन गवर्नमेंट को गिरा दो ताकि दोबारा से इलेक्शंस हो जाएं। तो फिर किसको चांस दिया गया, चरण सिंह, जिसके बारे में हमने क्या पढ़ा था, जिनके बारे में दैट ही वाज अ फार्मर लीडर, right? So Charan Singh government was formed due to support of Congress party, which later decided to withdraw its support, resulting resignation of Charan Singh government within 4 months. और क्या हुआ कि जब चरण सिंह की गवर्नमेंट फॉर्म हुई, कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट की वजह से फॉर्म हुई, बट फिर क्या हुआ, उन्होंने, कांग्रेस ने जानबूझ के सपोर्ट दिया पहले तो, और फिर अपना सपोर्ट वापस ले लिया। और जब सपोर्ट वापस लिया तो फिर क्या हुआ कि चरण सिंह की गवर्नमेंट भी कोलैप्स हो गई, क्योंकि सपोर्ट के बिना गवर्नमेंट चलती नहीं। क्यों नहीं चलती, क्योंकि मेजोरिटी खत्म हो गई थी, राइट। उसके बाद ऑल द अबव मेंशन्ड रीजंस लेट मिड टर्म इलेक्शंस ऑफ 1980 which defeated जनता पार्टी and again Congress led by इंदिरा गांधी came back to power by winning 353 सीट्स। और फाइनली क्या हुआ, अब लोगों ने ये देख लिया कि सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी सेम है, कोई कुछ कर नहीं रहा है, सभी किसी के पास कोई ऐसा कोई एजेंडा नहीं, कोई स्पेशल वाला कि उनको कुछ स्पेशल टास्क करने हैं। तो यहां पर क्या हुआ, अब जब गवर्नमेंट कोलैप्स हुई तो नाउ इट वाज द टाइम फॉर द मिड टर्म इलेक्शन। मिड टर्म इलेक्शंस कौन से होते हैं, जब कोई एक गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा ना कर पाए तो उस टाइम पीरियड में जो इलेक्शंस होते हैं दे आर नोन एज मिड टर्म इलेक्शन। वैसे तो जनरल इलेक्शन क्या होते हैं फॉर 5 years, राइट। बट अगर गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाए तो 5 years से पहले भी इलेक्शंस हो जाते हैं और उन इलेक्शंस को बोलते हैं मिड टर्म इलेक्शंस। तो यहां पे फाइनली क्या हुआ, 1980 में मिड टर्म इलेक्शंस हुए एंड कांग्रेस वाज एबल टू गेट विक्ट्री हियर अगेन, दैट वाज एबल टू विन 353 सीट्स, राइट। और यही वो रिस्पॉन्सिबल पोजीशन थी, सिचुएशन थी, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में 1980 में दोबारा से मिड टर्म इलेक्शंस हुए। फाइन, आई होप यहां तक क्लियर है आपको। अब उसके बाद शाह कमीशन, दैट आई वाज सेइंग टू यू दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन डिटेल। शाह कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1977 बाय द जनता पार्टी गवर्नमेंट। एक शाह कमीशन था जिसको जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था 1977 में। व्हाई वाज इट अपॉइंटेड एंड व्हाट वर इट्स फाइंडिंग्स। अब क्यों तो इसकी अपॉइंटमेंट हुई और क्या इसकी फाइंडिंग्स थी, इसने क्या फाइंड आउट किया कि क्या हमारी कंट्री में प्रॉब्लम्स है। तो देखो, द शाह कमीशन वाज अपॉइंटेड इन May 1977 बाय जनता पार्टी, क्योंकि जनता पार्टी की गवर्नमेंट तो बनी 77 में थी, तो ऑफ कोर्स इसकी फॉर्मेशन, इसकी अपॉइंटमेंट कब होगी, 1977 में, राइट। गवर्नमेंट विच वाज हेडेड बाय JC शाह
रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू लुक इनटू द मैटर ऑफ, अब देखो जिसकी लीडरशिप में, देखो जैसे इनके नेम्स ना ऐसे ही रख देते जो पर्सन होता है, जैसे आप लोगों ने हमने चैप्टर में रीड किया मंडल कमीशन, है ना, तो उसके लीडर कौन थे, उसके हेड कौन थे, बीपी मंडल, उसीलिए उसको क्या बोल दिया गया, मंडल कमीशन। तो यहाँ पे इसको शाह कमीशन क्यों बोल दिया गया, बिकॉज इट वाज हेडेड बाय जेसी शाह हु वाज द चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। गॉट इट? सो अब देखो, और जिस पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए, जिन पर्टिकुलर एरियाज के लिए इसको अपॉइंट किया गया, वो कौन कौन से थे, एलिगेशंस ऑफ अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, excesses and malpractices as well as action taken in the name of emergency proclaimed on 25th of June 1975। जो हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा क्राइसिस था, दैट वाज इमरजेंसी। तो क्या उस टाइम पीरियड पे कैसे तो पावर एलोकेट हुई, अथॉरिटी कैसे एलोकेट हुई, कैसे उसका मिसयूज हुआ एक टाइप से, कैसे मेल प्रैक्टिसेस हुई, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा इमरजेंसी के नाम पे सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को स्नैच कर लिया गया, राइट? तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई जब इमरजेंसी प्रोक्लेम हुई, तो इमरजेंसी के नाम पे कौन कौन से ऐसे एक्शंस लिए गए दैट विच वर नॉट एप्रोप्रिएट, जो होने नहीं चाहिए थे, तो उन सभी की एक टाइप से चेक करना दैट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शाह कमीशन। उसके बाद सेकंड क्या था, द कमीशन परफॉर्म टू एग्जामिन वेरियस एविडेंसेस टू गिव टेस्टिमनीज इवन इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी टू अपीयर बिफोर कमीशन, बट शी रिफ्यूज टू आंसर एनी क्वेश्चन। अब देखो सारी की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ तो कौन थी, शी वाज इंदिरा गांधी ओनली, because in her time period emergency was proclaimed, and not only proclaimed but it was implemented in a very brutal manner। लोगों की सारी फ्रीडम्स छिन गई हैं, कोई काम करने की अथॉरिटी लोगों के पास नहीं है। तो यहाँ पे जब कमीशन ने क्या फाइंड आउट किया कि बहुत सारे एविडेंसेस फाइंड आउट किए इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में, और उनको बोला कि आप अपने अगेंस्ट भाई आप एटलीस्ट खुद को प्रेजेंट करो कमीशन के सामने, सो दैट वी कैन चेक इफ ऑल द थिंग्स आर, इफ द एविडेंस अगेंस्ट यू आर ट्रू और फॉल्स। बट इंदिरा गांधी ने क्या किया, शी रिफ्यूज टू आंसर एनी क्वेश्चन, उन्होंने कोई आंसर देने से ही मना कर दिया, राइट? एंड दैट थिंग शोज कि उनकी पोजीशन कितनी पावरफुल है हमारी कंट्री में, उस टाइम पे कितनी पावरफुल रही होगी कि अगर वो ऐसे कमीशंस की भी बात को रिजेक्ट कर दे रही हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट को ऑपोजिट होना पड़ता है, राइट? हम लोगों ने पढ़ा था इलाहाबाद कोर्ट में तो फाइंड आउट किया कि उन्होंने मेल प्रैक्टिसेस यूज की इलेक्शन जीतने के लिए, बट फिर उन्होंने क्या जजमेंट दिलवा दी सुप्रीम कोर्ट से कि प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को, प्रेसिडेंट के इलेक्शन को और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को तो इस कैटेगरी में रखा ही नहीं जा सकता है। समझ आया? अब इसके अलावा फाइंडिंग्स क्या थी शाह कमीशन की? फर्स्ट, इट फाउंड मैनी एक्सेसेस कमिटेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जो नहीं होनी चाहिए थी, बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक चीजें विच वर डन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। इसने उन सारी की सारी चीजों को फाइंड आउट किया कि वो चीजें गलत थी जो इमरजेंसी में हमारी कंट्री के लोगों ने टॉलरेट की। सेकेंड, अंडर प्रिटेंटिव डिटेंशन लॉज नियरली 1,11,000 पीपल वर अरेस्टेड, मतलब देखो 1,11,000, इतनी बड़ी संख्या में, इतने बड़े नंबर में लोगों को अरेस्ट किया गया। और क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेंशन ओनली, क्योंकि कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी का साथ दिया कि जब प्रिटेंटिव डिटेंशन है तो वहां रीजन आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, अरेस्ट करो जस्ट डायरेक्टली पर्सन को। समझ आया? उसके बाद थर्ड, प्रेस सेंसरशिप टुक प्लेस विदाउट एनी प्रॉपर लीगल सैंक्शन, और प्रेस की सेंसरशिप थी जिसने विदाउट प्रॉपर लीगल सैंक्शन, मतलब प्रेस की इतनी फ्रीडम हम लोगों ने स्नैच कर ली उस टाइम पे इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में कि इलेक्ट्रिसिटी तक कट कर ली थी ताकि वो इमरजेंसी के अगेंस्ट में कुछ पब्लिश ना कर पाए। फिर जब उन्होंने ब्लैंक पेपर की फॉर्म में अपना एग्रेशन शो करना शुरू किया तो बाद में उस ब्लैंक पेपर के ऊपर भी प्रोहिबिशन लगाने शुरू कर दिए, उसको भी बंद करना शुरू कर दिया कि अब वो भी आप लोग वो नहीं कर सकते। समझ आया? उसके बाद इवन जनरल मैनेजर ऑफ दिल्ली पावर सप्लाई कॉर्पोरेशन रिसीव्ड वर्बल ऑर्डर्स फ्रॉम द ऑफिसर्स ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली टू कट इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल द न्यूज़पेपर प्रेस एट 2 AM ऑन 26th of June 1975। और देखो कितनी हार्श पॉलिसी है, कितनी खराब पॉलिसी है, क्योंकि देखो 25th नाइट को क्या हुआ है, 25th की नाइट को इमरजेंसी प्रोक्लेम हुई है, तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि वो 26 को न्यूज़पेपर में वो चीजें पब्लिश होने वाली हैं। लेकिन क्या हुआ कि पहले ही कॉल आनी शुरू हो गई, जो न्यूज़पेपर के एडिटर्स वगैरह उन लोगों को वर्बल ऑर्डर्स आने शुरू हो गए कि उनकी क्या होगी, उनकी इलेक्ट्रिसिटी, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे दिल्ली के, उनको क्या ऑर्डर आए कि कट कर दो इलेक्ट्रिसिटी सारे के सारे न्यूज़पेपर्स की, और वो कब कट कर दो, रात, मतलब जो सुबह के 2 बजते हैं उस टाइम पे ऑन 26 of June। एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? ताकि कुछ पब्लिश ही ना हो। समझ आया?
इट मीन्स ये सारी की सारी चीजें थी जो फाइंडिंग्स थी शाह कमीशन की. एंड ऑल दीज थिंग्स वर शोइंग टू अस दैट everything that was done on the name of emergency, that was completely incorrect, that was not fair. That's why it is considered as the crisis of democratic order in our country, right? Next, sixth question is asking from you, what reasons did the government give for declaring a national emergency in 1975? अब कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दी नेशनल इमरजेंसी 1975 में? कोई तो रीजन रहा होगा क्योंकि जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी. तो देखो कौन कौन से थे. इमरजेंसी वाज प्रोक्लेम्ड इन रिस्पॉन्स टू पिटीशन फाइल्ड बाय राज नारायण टू डिक्लेयर इंदिरा गांधीज इलेक्शन इनवैलिड. और इसी के बिहाफ पे क्या हुआ था, हम लोगों ने जो ट्रू और करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी कि क्या इकोनॉमिक बेसिस पे इमरजेंसी प्रोक्लेम हुई थी, तो दैट वाज इनकरेक्ट. क्यों? क्योंकि इमरजेंसी क्यों प्रोक्लेम हुई थी? जब इंदिरा गांधी के इलेक्शन को एक टाइप से चैलेंज किया गया था, जो उनके ऑपोजिट में लड़ रहे थे. और कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो बोला भी था दैट यस कि उन्होंने प्रॉपर मेथड यूज नहीं किए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज किया, अपने कैंपेनिंग के लिए यूज किया, राइट. बट जब उन्होंने देखा कि हर तरफ से, इंदिरा गांधी ने देखा कि हर तरफ से मतलब उन्हीं की इंसल्ट होने वाली है, उन्होंने जो जो गलत काम किए, दैट ऑल थिंग्स आर गोइंग टू कम इन फ्रंट ऑफ द पीपल, तो उन्होंने क्या कर दिया, उससे बचने के लिए इमरजेंसी प्रोक्लेम करवा दी, राइट. अब देखो क्या हुआ. ऑन जून 25, 1975 द गवर्नमेंट डिक्लेयर द थ्रेट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस टू इन्वोक आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने क्या फाइंड आउट किया और क्या स्टेटमेंट दी? स्टेटमेंट ये दी कि हमारी कंट्री में ना जो इंटरनल पीस है उसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया, एंड दैट्स व्हाई ऑन द बिहाफ ऑफ आर्टिकल 352 हम डिक्लेयर करते हैं नेशनल इमरजेंसी. समझ आया? मतलब वी आर हैविंग 3 आर्टिकल्स, 352, 356 एंड 360. गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने बोला कि हमारी कंट्री की जो इंटरनल सिचुएशन है ना वो डिस्टर्ब हो रही है, इसीलिए क्या है, उस इंटरनल सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए नेशनल इमरजेंसी रिक्वायर्ड है, एंड दैट्स व्हाई वी आर डिक्लेयरिंग नेशनल इमरजेंसी ऑन द बिहाफ ऑफ आर्टिकल 352, राइट. उसके बाद सेकंड है आर्टिकल 352 कैन डिक्लेयर इमरजेंसी ऑन ग्राउंड ऑफ ईदर इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस. फिर देखो फिर हम लोगों ने क्या किया, बाद में चेंजेस भी आए. पहले क्या था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें मेंशन थी कि अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस है, आउटर डिस्टर्बेंस है, मतलब एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस है, तो उसकी वजह से आर्टिकल 352 के अंदर इमरजेंसी लग सकती है. बट बाद में हमने इसको चेंज भी किया, इस वर्डिक्ट को, कि अगर आप इंटरनल कन्फ्लिक्ट की बात करो तो वो कैसे होने चाहिए, आर्म्ड रिबेलियसनेस होनी चाहिए, राइट. तो यहां पे क्या हुआ, आर्टिकल 352 के अंडर इमरजेंसी डिक्लेयर हुई ऑन द बिहाफ ऑफ ईदर इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस. मतलब आर्टिकल 352 ये गवर्नमेंट को अथॉरिटी प्रोवाइड करवा रहा था. द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ग्रेव क्राइसिस टू बी arisen to proclaim emergency to bring law and order, restore efficiency and implement pro-poor welfare programs. और देखो गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला कि हम चीजों को खत्म करना चाह रहे हैं, हम अपना रूल एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, हम ऐसा चाह रहे हैं कि सब कुछ हमारे कहे अनुसार चले. दैट वाज नॉट द थिंग. गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम क्यों चाह रहे हैं ऐसा, हम ऐसा इसीलिए चाह रहे हैं क्योंकि कंट्री का लॉ एंड ऑर्डर ना खराब हो गया, और उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इमरजेंसी जरूरी है. क्योंकि जब तक सेंटर इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगा तो तब तक पूरी की पूरी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाएगा. इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि क्राइसिस है, बट उस क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है. और वो लॉ एंड ऑर्डर किसकी वजह से आएगा, इमरजेंसी की वजह से. क्योंकि उस टाइम पे हम क्या करेंगे, हम प्रो पुअर जो पीपल है उनके लिए प्रोग्राम्स लेकर आएंगे. तो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे इमरजेंसी इंप्लीमेंट होगी. और फाइनली द प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद प्रोक्लेम्ड इमरजेंसी विच बिकेम द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एपिसोड इन इंडियन पॉलिटिक्स. जो हम लोगों ने पढ़ा कि क्या प्रेसिडेंट को सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के नाम पे इमरजेंसी इंप्लीमेंट कर देनी चाहिए थी, जो हमने कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट रीड की थी. क्योंकि प्रेसिडेंट को ऑल दो वी से रबर स्टैम्प, क्या वो एक्चुअल में रबर स्टैम्प बन गए. उन्होंने एक बार भी कैबिनेट से पूछने की कोशिश नहीं की, बिकॉज वी हैव सीन द कैबिनेट मीटिंग वाज देयर ऑन 26th of June और इमरजेंसी प्रोक्लेम होगी 25th of June नाइट में. तो प्रेसिडेंट ने फाइनली क्या चेक किया, उन्होंने तो कुछ चेक ही नहीं किया. ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ओनली ही गिव द रिकमेंडेशन दैट यस इमरजेंसी शुड बी प्रोक्लेम्ड. तो ये सबसे इमरजेंसी प्रोक्लेम होने में सबसे कंट्रोवर्शियल एपिसोड था हमारी इंडियन पॉलिटिक्स का. ये सारे वो रीजन थे जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या कर दी, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, राइट.
आई होप यहां तक आपको 6 के 6 क्वेश्चन कंप्लीटली क्लियर है, बट इफ यू आर हैविंग डाउट्स यू कैन आस्क योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन. Last 3-4 questions which are remaining we will do in next part. Till then keep revising, stay connected. Thank you. Thanks a lot.